Figure 1.1 shows a speed time graph of a vehicle accelerating from rest. ठीक है, दिस इज एन एक्सेलरेशन क्वेश्चन. ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ काइनेमेटिक्स का सवाल है. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल एट टाइम t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड सॉरी. तो आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर में भी इस तरीके से क्वेश्चन था दैट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स. अच्छा, जब भी सवाल कोई ऐसे टाइम का आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि टाइम 30 सेकेंड्स जो है कुछ यहाँ पे आके जो है आता है. ठीक है, अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ टेंजेंट. आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है नहीं, कर्व है, डायरेक्टली कोई ग्रेडियंट निकालने का तरीका नहीं है. वंस यू ड्रॉ द टेंजेंट, आप यहाँ पे कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स जो है ऑफ योर चॉइस ले लें. आई रिकमेंड कि जितने फार अवे पॉइंट्स लें. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ रहा है दैट्स 44, 48, 52, 56. ये हमारे पास 56 है एंड 25. सो 56 एंड 25, दैट्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट. दूसरा हमारे पास 0 एंड 4 है. ठीक है, आप जब टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे उसके बाद आप जो है इसका ग्रेडियंट निकाल लोगे. दैट इज गोइंग टू बी 25 y2 माइनस 56 माइनस 0 ओवर 25 - 4. सॉरी गाइस. अच्छा, एक कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा, एक नोटबुक हाथ में रखिएगा जिसके पास नहीं है, ताकि आप साथ साथ इसको करते भी जाओ, ताकि बाद में आपको कोई डिफिकल्टी ना हो. ठीक है जी, आपके पास जो ग्रेडियंट आ रहा है दैट इज 2.7. 2.7. ऑल योर आंसर्स शुड बी इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. हमेशा आंसर जो है 2SF में ही देने हैं. ठीक है, आंसर हमेशा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही देने हैं. आंसर कभी उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं देने. अच्छा जी, क्या बोलता है, विदाउट फर्दर कैलकुलेशन स्टेट हाउ द एक्सेलरेशन एट टाइम 100 compares to the acceleration with at time 10. अच्छा, इफ यू लुक एट इट, स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कम हो रहा है. एंड अगर याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था दैट व्हेन एवर द ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज डिक्रीजिंग, बेसिकली द ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. एक्सेलरेशन डिक्रीज होने का क्या मतलब है, दैट कार इज स्टिल मूविंग फॉरवर्ड एंड गेटिंग स्पीडेड अप. कार अभी भी तेज हो रही है, बट द रेट एट विच द कार वाज स्पीडिंग एट द स्टार्ट इज नॉट द सेम. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, विद यूजिंग आइडियाज अबाउट फोर्सेस एक्सप्लेन चेंज ऑफ एक्सेलरेशन दैट्स अकर. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक बार और रीड करते हैं. पहले तो ये बोलना है कि मुझे ये बता दो कि कंपेयर कर दो, स्टेट हाउ द एक्सेलरेशन कंपेयर्स विद इट. तो आप इसका पहला आंसर क्या होगा, दैट इनिशियली acceleration was more and at time t equals 100 as gradient decreases acceleration decreases. ये आपका पहला नंबर आ गया. ठीक है, हालांकि ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, ये इन्होंने सिर्फ स्टेट का कहा था, मैंने उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दे दी. आप इसके बगैर भी जो है आप सिर्फ ये भी लिख देते इनिशियली ज्यादा है बाद में कम है, तो वो भी सही गलत नहीं होता. अच्छा, अब इस सवाल का दूसरा एस्पेक्ट, यूजिंग आइडिया अबाउट फोर्सेस एक्सप्लेन व्हाई एनी चेंज इन एक्सेलरेशन हैड अकर्ड. नहीं यार, इसका आंसर इस तरीके से है कि सर, जब कार स्पीड अप होती है तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ती है. ठीक है, तो एज स्पीड इंक्रीजेस एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. तो जब स्पीड तेज होती है, हम लोगों को पता है कि दैट स्पीड इंक्रीजिंग. इवन कि जब वो बंदा वो जो है फ्री फॉल वाला ग्राफ भी आप देखो, तो जब भी इस चीज की स्पीड बढ़ती है तो उसकी एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है या रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीजेस, हेंस रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस. इसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो डिक्रीज हो जाती है. एंड अलोंग दीज लाइंस आप इसके आंसर को हॉरिजॉन्टल स्पीड
अच्छा, हॉरिजॉन्टल नहीं हुई ना पीछे, ये अभी तक हॉरिजॉन्टल नहीं हुई है, यहाँ पे यहाँ तक है, अभी भी इसमें रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो ये इसका अलोंग दीज लाइंस इसका आंसर होगा। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, determine the distance traveled by the vehicle between time to 120 and time 160 seconds। टाइम 120 एंड 160 सेकंड्स के दरमियान आपका डिस्टेंस निकालना है स्पीड टाइम ग्राफ पे। डिस्टेंस निकालने के लिए आप एरिया अंडर द कर्व यूज करते हो। आप चाहो तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज कर लो, आप चाहो तो रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज कर लो। प्रीटी मच अप टू यू। आई वुड रिकमेंड कि ट्रेपेजियम ही यूज कर लो। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट है 1/2, एक साइड इज गोइंग टू बी वन, सॉरी 20 एंड 30, सो 20 प्लस 30, एंड हाइट जो होगी दैट इज गोइंग टू बी 40। तो आपके पास जो है ये सिमिलर चीज आ जाएगी, 50/2 टाइम्स 40, यू वुड गेट 1000 meters एज एन आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास इसका पूरे ट्रिपेजियम का, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स थी, जो 20 25 एडेड, इसको मैंने हाइट कंसीडर किया और मैंने एरिया निकाल लिया 1000 यस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ रही है। ठीक है, मूविंग ऑन। अब मुझे बताइएगा, कंप्लीट द डेफिनेशन बाय गिविंग द नेम ऑफ ईच क्वांटिटी। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होती है सर? एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन, नहीं 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 नहीं, फोर्स है क्या? ये फोर्स है, फोर्स है। मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स है। फोर्स इनटू टाइम क्या है? इम्पल्स, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स होता है। ठीक है, दैट्स फोर्स एंड दैट्स इम्पल्स, वेरी गुड। ठीक है, ये गलती प्लीज मत करना, 1.5 नहीं है, एम वी नहीं है, एम ए है, एम वी नहीं है, एम ए है। चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकते हैं, अलाउड है। ठीक है, फिगर 2.2 shows a man using a golf club to hit a ball। ठीक है, the ball has a mass of 0.046 kilograms। The golf club is in contact with the ball for a duration of 5 times 10 to the power of negative 4 seconds, and the ball leaves the golf club with a speed of 65 meters per second। Calculate the momentum of the ball as it leaves the golf club। अच्छा जी, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास हमारे पास जो है वो दिया हुआ है 0.046, और एज इट लीव्स की बात कर रहे हैं, तो गोल्फ क्लब लीव्स करती है 65 की स्पीड पे। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.046 मल्टीप्लाइड बाई 65, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.0 kg मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, 2.99, 3.0। ठीक है, 2.99 को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल व्हाइल इट इज इन कांटेक्ट विद द गोल्फ क्लब। ठीक है, अच्छा, फोर्स चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम के बराबर होती है। द गोल्फ बॉल जो है वो इनिशियली रेस्ट पे थी, तो उसका इनिशियल मोमेंटम 0 है। ठीक है, फाइनल मोमेंटम उसका 3 है, इनिशियल मोमेंटम उसका 0 है, और टाइम इन कांटेक्ट विद द गोल्फ बॉल इज 5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -4। एज इट लीव्स आ गया, और हमारे पास 3 - 0 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -4, आपकी वैल्यू जो आ जाएगी फोर्स की, दैट इज गोइंग टू बी 6000 न्यूटन्स, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। अच्छा, while the golf club is in contact with the ball becomes compressed and changes shape। State the energy stored in the ball during its contact with the golf club। Excellent बेटा, strain energy, very good। स्ट्रेन एनर्जी या फिर आप इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था जब वो बॉल की बाउंसिंग का केस पढ़ा था। तो ये आप लोगों ने उस वक्त पढ़ा था। अच्छा जी, चलो भाई सिमिलर बात करते हैं। जब हम बात कर ही रहे हैं तो ये बात भी जरूरी है। फिगर 3.1 shows a solar cell that uses radiation from the sun to generate electrical power। State the name of the process which releases energy in sun। कौन से प्रोसेस से? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन बेटा।
फिजन नहीं होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है जी। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस, क्या होता है इस प्रोसेस में? टू स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ पेरेंट न्यूक्लियाई रिलीजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। लार्जर कर देना यार, पेरेंट की जगह लार्जर कर देना। लार्जर न्यूक्लियर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। स्मॉलर न्यूक्लियर जो है कंबाइन पर सेकंड होता है। लार्जर स्टेबल न्यूक्लियर, यस, लार्जर स्टेबल न्यूक्लियर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। अलग अलग मार्क्स स्कीम्स में अलग अलग जो है हमारे पास आंसर्स आ रहे थे, तो ये चीज आप लोगों को याद हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम लोगों ने आगे की बात करनी है। मूविंग ऑन। सर अब हमारे पास क्या बोलता है, अपार्ट फ्रॉम सोलर। मैं वो एक ढूंढ रहा था। मुझे एक सेकेंड आप लोगों को चाहिए होगा। अच्छा जी, ठीक है, मिल गया। अपार्ट फ्रॉम सोलर सेल्स, देर आर other main energy resources used on sun, for which the radiation from the sun is the main source. State the name of one of these sources, energy resource, and explain whether it is renewable or not. कौन सी ऐसी हमारे पास जो है एनर्जी रिसोर्स होती हैं जिसमें रेडिएशन फ्रॉम द एनर्जी सन इज द मेन सोर्स? क्या हो सकता है सर, कोई आइडिया देगा मुझे? एनर्जी फ्रॉम द सन इज द मेन सोर्स। थर्मल में क्या चीज सर? चारकोल जो आपके पास है, विंड एनर्जी में भी ऐसा नहीं होता है एज अ विंड सोर्स। वाटर बॉइलिंग, चारकोल, ठीक है। आज मैंने आप लोगों के ग्रुप्स में एक और नोट्स भेजे हैं, लास्ट भेजता हूँ, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, ठीक है। इसमें आप जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें लिखी हुई हैं जो शायद ओरिजिनल नोट्स में ना हो, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको काम आएंगी बाद में, जिसमें फॉर एग्जांपल जब आप लोग एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं तो एनर्जी रिसोर्सेज के बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो आपके पास इसमें मौजूद है, ठीक है। अब आप जैसे बात करते हैं एडवांटेजेस में, तो इसमें रिन्यूएबल बायोगैस के एडवांटेजेस, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स के और दीगर सारे के सारे जो जो भी रिसोर्सेज आपके यहाँ मौजूद है उनके सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसमें मौजूद है, ठीक है। सन हमारे पास मेन सोर्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की भी होता है। सन हमारे पास मेन सोर्स चारकोल की भी होता है, जनरेशन ऑफ कोल में भी होता है। क्योंकि ये सारी चीजें उस प्रेशर की वजह से होती हैं, तो जनरेशन ऑफ कोल आप लिख सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, इट्स गोना बी नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल, और क्यों नॉन रिन्यूएबल? क्योंकि जो है डिप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आप एक बार ये वाले नोट्स को भी रीड कीजिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके पास इसमें हेल्प करेंगी, ठीक है। अहमद भाई क्या समझ नहीं आया, थोड़ा सा रिपीट करें, मैं समझा देता हूँ आपको। स्टेट टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर सेल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अगेन सोलर सेल हमारे पास इसके एडवांटेजेस में हमारे पास ये आ सकता है कि रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगेन जो है हमारे पास जो है एक्सप्लेन वेदर इट्स रिन्यूएबल बेटा, ठीक है। कांट वर्क एट नाइट, एक्सपेंसिव, अब ये वेरी गुड, एक्सपेंसिव, अपफ्रंट कॉस्ट। तो ये सारी चीजें इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस क्वेश्चन को, 2 मिनट दीजिएगा। तो सोलर एनर्जी के हमारे पास जो है ये बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी डायरेक्टली सन से आती है, ठीक है, विजिबल लाइट को एक्सपेक्ट करती है, ठीक है। एडवांटेजेस जो है इसके जो है कोई पॉलिटिशियन नहीं करती। लो रनिंग कॉस्ट है। डिसएडवांटेजेस क्या? हाई अपफ्रंट कॉस्ट है इसकी, ठीक है। हमारे पास इसको बनाने में पॉल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। सप्लाई कैन बी इंक्रीज इन टाइम ऑफ पीक डिमांड, ठीक है, उसकी सप्लाई डेफिनेटली इंक्रीज नहीं की जा सकती, ठीक है।
सेटअप वाली बात कर दी, तो ये हमारे पास इनमें से कोई भी आप डिपेंडेंट ऑन द वेदर, इफ सन डजंट शाइन और द विंड डजंट ब्लो इट वोंट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इनमें से आप कोई भी दो तीन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है आप लिख सकते हैं। उसने दो एडवांटेजेस दो डिसएडवांटेजेस मांगे हुए थे, तो आपके पास ये वाले जो है इसके दो एडवांटेजेस हो जाएंगे, एंड देन डिपेंडेंट ऑन वेदर और हाई अपफ्रंट कॉस्ट, ये दो इसके डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे जो आप स्टेट कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें इसमें मैंने जो है बहुत सारे रिसोर्सेज की जो जो भी पॉसिबली आ सकते हैं वो सब इसमें मेंशन हुए हुए हैं। ठीक है, इनको रीड जरूर कीजिएगा, आपको थोड़ा सा जो है इसमें हेल्प हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? फिगर 4.1 shows a balloon filled with helium that is used to lift measuring instruments to a greater height above the earth's surface। ठीक है, measuring instruments को lift करना। Using idea about momentum, explain how the atoms of the helium produces a force on the wall of the balloon। Again, वही क्वेश्चन, प्रेशर वाला, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज है। ठीक है, using idea about momentum, explain how the atoms of the helium produce a force on the wall of the balloon। तो इसके तीन आपके पास जो है आंसर्स, तीन लाइनों में जो है इसके आंसर्स आप स्टेट करते हो। स्टार्टिंग ऑफ विद नंबर वन, कि आपके पास एज molecules move, as atoms move, they collide with each other and with the walls of the container. They collide with each other and walls of balloon, causing change in momentum। अब इसकी वजह से मोमेंटम चेंज होगा। सिंस rate of change of momentum is force, they exert a force on the wall। इस बात को समझिएगा, बहुत जरूरी बात है। दुनिया में कभी भी अगर कोई चीज हिट करके वापसी आ रही है, ठीक है, बाउंस बैक कर रही है, इफ समथिंग इज बाउंसिंग बैक, तो वो लाजमी है, इट्स कंपल्सरी फॉर दैट थिंग टू एक्चुअली कॉज चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदलती है तो वेलोसिटी चेंज होती है। तो कभी भी कोई भी चीज वॉल से बाउंस बैक करती है तो डेफिनेट है कि वो कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगी उस पर्टिकुलर चीज पे। ऐसी कोई चीज नहीं होती जो आपके पास हिट करे और वापसी आए और फोर्स एक्सर्ट ना हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन नहीं करती है बात कि चीज जो है बाउंस करे और वो वापसी फोर्स एक्सर्ट ना करे, तो हमेशा ही फोर्स एक्सर्ट होगी। तो ये हमारे पास इसकी बात है। ठीक है, अपवर्ड फोर्स तो कहीं नहीं लिखा, अलबत्ता फोर्स है। ठीक है, राइट एंगल्स पे होती है फोर्स है, इसमें अपवर्ड की तो कोई खास बात नहीं है। अच्छा, मूविंग ऑन, एट ग्राउंड लेवल the pressure of the helium in the balloon is 1 times 10 to the power of 5 pascals। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे हीलियम का जो प्रेशर है बलून में वो ये है। द वॉल्यूम ऑफ द हीलियम इज 9.6 मीटर क्यूब। ठीक है, P1 दिया हुआ है एंड देन V1 दिया हुआ है। द बलून इज रिलीज्ड एंड इट rises quickly through the atmosphere। The volume of the helium increases। ठीक है, the volume increases, the temperature of the helium remains constant। ठीक है, very good। Explain why the pressure of the balloon decreases as the balloon rises। You should refer to the helium atoms in your answer। अच्छा, प्रेशर क्यों कम होगा? देखिए भाई, प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है, तो होगा क्या जब वो एज प्रेशर रिड्यूसेस एज वॉल्यूम रिड्यूस इंक्रीजेस, हमारे पास क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उसने कहा है यहां पे कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हीलियम इंक्रीजेस, तो डेफिनेटली प्रेशर वुड डिक्रीज। एक तो प्रेशर डिक्रीज होगा, सेकेंडली पार्टिकल्स या हीलियम एटम्स will have more
area to move and less collision will occur. Collision will occur. Basically हमारे पास जो प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो कोलिजन की वजह से होता है विद द वॉल्स, क्योंकि जब कोलाइड होता है तो चेंज इन मोमेंटम होता है जिसकी वजह से फोर्स एंड देन प्रेशर एक्सर्ट होता है। जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो उस कोलिजन का जो रेट ऑफ कोलिजन है वो रिड्यूस होता है, एंड देन व्हेन द रेट ऑफ कोलिजन इज रिड्यूस्ड इवेंचुअली फोर्स और प्रेशर भी क्या होता है, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये इसके जो है आंसर हमारे पास अलोंग दीज लाइंस होता है। इसके बाद हम लोग एक सवाल स्पेस का करेंगे, फिर विल मूव बैक टू द रिमेनिंग टॉपिक्स जो अभी रह गए। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द हीलियम when its volume is 12 meter cube, ठीक है। Calculate the pressure of the helium when the volume is 12 meter cube, तो again P1 V1 is equal to P2 V2, ठीक है जी। हमारे पास इनिशियल प्रेशर 1 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 5 था, इनिशियल वॉल्यूम 9.6 थी, फाइनल प्रेशर हमारे पास अननोन था, P2 था, और वॉल्यूम हमारे पास 12 थी, ठीक है। तो 1 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड टाइम्स 9.6 एंड देन आंसर डिवाइडेड बाय 12, आपके पास जो प्रेशर आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी 8 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 4 पैस्कल्स, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूं ओके। ये बेटा यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा सर, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ टी। हाँ बिल्कुल बेटा ऐसा ही, एग्जैक्टली यही यही बात, यू राइट, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। इसमें और कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा बेटा, अब सब लोगों ने इस स्पेस को जो है डिस्कस किया, मैं एक सवाल चाहता हूं कि ये आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल है, ये मैं करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। वन बाय वन इसकी मुझे आंसर्स जो है मैं आप लोगों से भी इसकी जो है आंसर्स चाहता हूँ। एवरीवन पे सेट करके लिखिएगा सब लोग, एवरीवन पे, ठीक है, ताकि सब उन आंसर्स को रीड करें। फिगर 1.1 shows the orbit of the comet around the sun. एक कॉमेट का ऑर्बिट दिया हुआ है अराउंड द सन। एक्स वाई पी एंड क्यू आर डिफरेंट पोजिशंस ऑन द ऑर्बिट। एक्स वाई पी क्यू ये डिफरेंट ऑर्बिट्स की पोजिशन है। स्टेट हाउ द स्पीड ऑफ द कॉमेट चेंजेस एट इज एज इट मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई। तो सर मुझे कोई बताएगा कि कैसे चेंज होती है स्पीड, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बता दें कि इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ये तो बाय 10 तो बेटा ऐसा तो कोई कहानी ही नहीं है, ठीक है। बड़ी माजरत खजर भाई, इंक्रीज इज एक्सेलेंट बेटा, ये तो सही हो गया, ठीक है। इंक्रीज हो गई, सही, वेरी गुड यार, वेरी गुड। मूसा बेटा सिर्फ आप बता दो कि क्यों इंक्रीज हो रही है सर। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्स योर आंसर टू बी वन। इंक्रीज क्यों होती है गाइस, जरा मुझे बता दें। इंक्रीज होती है, वेरी गुड, यूर राइट। जब भी हमारे पास कॉमेट टूवर्ड्स द सन मूव होता है दैट इंक्रीजेस, ठीक है। अब मुझे बताएं कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर योर आंसर इन A1। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्या है इसकी जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही है, हमारे पास जीपी टू काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी कोई दे दो यार मुझे। कोई इसकी एक्सप्लेनेशन भी मुझे दे दे यार, कि क्या इसकी रीजन है कि ये चेंज हो रही है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मुझे एक मर्तबा कोई बता देगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एनी आइडिया कि क्यों यार ये हमारे पास इंक्रीज हो रही है। बेटा आपके पास इसका आंसर जो है अलोंग दीज लाइंस दिया जाता है कि आपके पास सबसे पहली चीज, स्क्रीन शेयर हो रही है, अच्छा। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर योर आंसर इन A1, 3 मार्क्स का, ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट आप ये देते हैं दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी
फ्रॉम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, या इसको ऐसे लिख दो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी stores are converted to kinetic energy stores as comet moves towards the sun. As comets move towards the sun, ठीक है, तो जब कॉमेट सन की तरफ जाता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स टुवर्ड्स द काइनेटिक एनर्जी स्टोर्स एज कॉमेट मूव टुवर्ड्स द सन। ये इसका परफेक्ट आंसर है। इसमें जो एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये वाला जवेरिया वाला पॉइंट ऐड कर देता हूँ। ये पॉइंट अच्छा है, ठीक है, इस पे हालांकि पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्यों? हाँ, कि हमारे पास बिकॉज सन हैज अ मास, हाँ सन एज सन हैज अ ग्रेटर मास, ठीक है। कंप्रेशन ऑफ पोटेंशियल, ओके। एज कॉमेट गेट्स क्लोजर टू सन अप्लाइज मोर एनर्जी ऑन इट, नहीं 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 नहीं, अप्लाइज मोर एनर्जी ऑन इट वाले कोई कहानी नहीं है। सिंस द कॉमेट कम्स नियर टू द ग्रेटर मास, या इसमें ये पॉइंट बिल्कुल ऐड हो सकता है, सिंस सन हैज अ ग्रेटर मास, ठीक है। ऑल्दो ये पॉइंट जो सन हैज अ ग्रेटर मास है, इसका मार्क्स की में मेंशन नहीं था, बट ये थ्योरेटिकली करेक्ट है, ठीक है। तो मैंने इस वजह से आपको यहाँ पे ये चीज भी स्ट्रेट कर दी है कि आप लोग जो है बिल्कुल भी जो है इसको ये नहीं समझिएगा, ये बिल्कुल सही बात आप लोग कह रहे हैं कि सन का मास ज्यादा है, तो ये बिल्कुल इट्स करेक्ट, ठीक है, ये बिल्कुल आंसर थ्योरेटिकली सही है। इसी बात से अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का पार्ट है। द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट P2Q इज सर्कुलर। पी से क्यू तक वो बोल रहा है कि इस दौरान ये जो हमारा कॉमेट है, इस दौरान ये सर्कुलर है, ठीक है जी। पी से क्यू वाला जो हिस्सा है ये सर्कुलर का एक हिस्सा है, ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ चेंजेस, ठीक है, थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फेंट्रीपिटल जो लोग कह रहे थे उनके लिए बात हो रही है। इन टर्म्स ऑफ चेंजेस कि हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी में सर क्या फर्क पड़ेगा। तो पी से क्यू मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर में, तो क्या फर्क पड़ेगा सर स्पीड में, जरा मुझे कोई इसको भी गाइड कर दे, ठीक है। और वेलोसिटी में सर क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट वुड हैपन टू द स्पीड ऑफ द कॉमेट एंड व्हाट वुड हैपन टू द वेलोसिटी ऑफ द कॉमेट। स्पीड जो है हमारे पास, सर ये क्या दिया आंसर आपने मुझे, थोड़ा सा एवरीवन पे सेट करो और तरीके से दो यार आंसर, ठीक है। हमारे पास स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड रहेगी, सर्कुलर ऑर्बिट है, डिस्टेंस भी सेम है सन से, स्पेस में कोई करीब दूर तो है नहीं, सर्कुलर पूरा बिल्कुल सेम डिस्टेंस है, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। और वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, एक्सीलेंट। तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगी जब भी कोई ऑर्बिट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है। जब भी कोई ऑर्बिट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है तो उसकी जो है हमारे पास स्पीड सेम रहती है, ठीक है, सर्किल में, और उसकी वेलोसिटी चेंज होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। हम लोगों ने ये फोर्सेस के काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा था, फोर्सेस में भी पढ़ा था, ठीक है, खैर वेरी गुड, ठीक है। तो स्पीड changes because the magnitude of speed does not change, take a constant speed है, and as it does not have direction, और velocity changes due to change in direction। तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर के सवाल से पहले एक आध सवाल स्पेस का और देख लेते हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चंस नॉट डिफिकल्ट आई गेस, ठीक है, हाँ इसका पार्ट डी बहुत अच्छा है, ठीक है। वन बाय वन जो है एक्सप्लेनेटरी तौर पे मुझे समझाते जाइएगा कि क्या क्या इसका आंसर होना चाहिए। The sun is a stable star in the stable part of the life cycle, ठीक है। Using ideas about forces, explain how the sun remains stable in this part of the life cycle, ठीक है। सन एक स्टेबल स्टार है, मेन सीक्वेंस स्टार स्टेबल कैसे रहता है, कोई मुझे इसके बारे में सर बताएगा प्लीज, कि ये हमारे पास क्यों स्टेबल रहता है, इसका भी हम लोगों ने सवाल किया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। हमारे पास क्यों सन स्टेबल रहता है, इनवर्ट प्रेशर बैलेंसेस द आउटवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सीलेंट आंसर, परफेक्ट आंसर, बिकॉज एक्सीलेंट बेटा आजिक, एक्सीलेंट इंशरा, एक्सीलेंट बेटा। अच्छा,
हमारे पास याद रखिएगा कि यूजिंग आइडिया अबाउट फोर्सेस एक्सप्लेन हाउ द सन रिमेन्स स्टेबल इन दिस पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल। जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं सन की लाइफ साइकिल की, और सन हमारे पास जब हमारे पास जो है इसमें आ जाता है, मेन सीक्वेंस स्टार की फॉर्म में आ जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इनसाइड जो फोर्सेस होती हैं, प्रेशर जो इनसाइड होता है दैट बैलेंसेस द ग्रेविटेशनल फोर्सेस आउटसाइड। तो इसका आंसर आफ्टर फ्यूजन बिगिंस स्टार स्टॉप्स कोलैप्सिंग एंड हीट प्रोड्यूसेस थ्रू फ्यूजन कॉजेज इनफ प्रेशर। ठीक है, परफेक्ट एक्सप्लेनेटरी बात की जाए तो ये हमारे पास इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, कि और जो बाकी बात है ये तो सारी मार्क्स स्कीम्स डेफिनेटली आप लोगों को लर्निंग होती है। ठीक है, ये कर चुके होगे डेफिनेटली पेपर। After fusion begin, star stops collapsing, and heat produced through fusion causes enough pressure from inside to balance the gravitational force from the outside, and this would be it. No, sun would not expand in this particular part. In other part, definitely when it comes to the red giant वाला जो section है वहां पे sun expand होता है, उसका size increase होता है। This particular point पे ऐसा नहीं होता, ये आपके पास जो है बैलेंस रह रहा होता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसके आगे वाला पार्ट भी इंटरेस्टिंग है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द स्टार्स ऑफ सिमिलर मास ऑफ सन एट द एंड ऑफ द स्टेबल स्टार ऑफ देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, इसके बाद स्टेबल स्टार के बाद दे वुड कन्वर्ट इनटू अ रेड जाइंट। सिमिलर है तो रेड जाइंट में जाएगा। ठीक है, रेड जाइंट में अगर आप एक लाइन लिख दो कि दे वुड एक्सपेंड टू बिकम अ रेड जाइंट, तो डेफिनेटली बिल्कुल सही है, एक्सपेंशन होती है, रेड जाइंट बन जाता है। रेड जाइंट के बाद कोई बताएगा सर क्या बनता है? ठीक है, प्लेनेटरी नेबुला बन जाएगा, प्लेनेटरी नेबुला। ठीक है, प्लेनेटरी नेबुला बन जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, प्लेनेटरी नेबुला के बाद आपके पास दो चीजें रह जाएंगी, एक हमारे पास व्हाइट डॉर्फ। ठीक है, शेड इट्स आउटर लेयर। अच्छा, इसमें हमारे पास एक्सपेंशन की बात लिख सकते हो, इसमें एक्सपेंड करता है, इसमें आउटर लेयर शेड करता है, शेड आउटर लेयर्स। उसके बाद जो है एक ग्लोइंग व्हाइट डॉर्फ बन जाता है, एंड देन इवेंचुअली डार्कन होके ब्लैक डॉर्फ बन जाता है। ठीक है, आपके पास इसमें से दो, ये वाला प्लेनेटरी नेबुला वाला पॉइंट जो है दैट्स नॉट वेरी, मतलब जिसे कहते हैं कि इसके बगैर भी पूरे नंबर मिल सकते हैं, बट आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि ये पूरी लाइफ साइकिल एज इट इज लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड सर। आगे बढ़ते हैं। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड द सन is 30 kilometers per second. Use the value to calculate the distance of the earth from the sun. अच्छा जी, ठीक हो गया जी। अच्छा सवाल है आपके पास, बोल रहा है कि हमारा जो सन है उसकी ऑर्बिटल स्पीड दी हुई है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू 2 पाई r/t। आर की वैल्यू निकालनी। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड दी हुई है, लेट्स गेट योर आंसर्स इन किलोमीटर्स। ठीक है, 2 पाई, वही रेडियस की वैल्यू निकालनी क्योंकि सन है, ऑर्बिटल स्पीड दी हुई है तो आपको आर चाहिए, एंड द टाइम वुड बी, अगर मैं इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करूंगा तो 365 days, 24 hours in each day, 60 minutes in each hour, 60 seconds in each minute। ठीक है, जी बेटा मैं इसको ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 30 मल्टीप्लाइड बाय 365 टाइम्स 24 टाइम्स 60 टाइम्स 60, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी दिस। आप इसको आर की वैल्यू डायरेक्टली निकाल रहा हूं। ठीक है, एक बार कंफर्म करना, आई गेस वही बात है कि मेरे पास भी वही वैल्यू आ रही है। ठीक है, 1.5 टाइम्स 10 to the power of 8 किलोमीटर्स। ठीक है, एक बार कोई और भी इसको कैलकुलेट कर ले, आई गेस मेरे पास यही वैल्यू आ रही, 1.5 टाइम्स 10 to the power of 8 किलोमीटर्स, और यही इसका आंसर भी होता है। अच्छा बेटा, एक ऑर्बिट करने में, सन को एक ऑर्बिट करने में लगते हैं 365 डेज, सॉरी अर्थ को 365 डेज लगते हैं। हर 365 डेज में देर आर 24 आवर्स, 24 आवर्स में देर आर 60 मिनट्स एंड देर आर 60 सेकेंड्स। टाइम को मैंने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है,
अर्थ की मूवमेंट की एक डिस्टेंस जो अर्थ और सन का है, दैट्स इन किलोमीटर्स दे होता है, और 1.5 10 टू द पावर ऑफ 11 जो है मीटर्स होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने इसकी दूसरी कैलकुलेशन जो कांस्टेंट वाली है वो तो वैसे भी याद की हुई है। तो ये आपके पास जो है इसका एक जेनेरिक 500 सेकेंड्स। अब जब बेटा वो 500 सेकेंड वाली तो कांस्टेंट है, वो बोलता है ना कि शो दैट दिस, तो 500 सेकेंड से उसका सवाल 500 सेकेंड्स के एतबार से आएगा, क्योंकि आदिक ने छेड़ दी है बात। तो पहले इस क्वेश्चन के बाद मैं उधर मूव करता हूँ, ठीक है? बल्कि क्या है यार, अभी बाद में भूल जाएंगे। अच्छा बेटा, ये इसी क्वेश्चन की एक जो दूसरा एस्पेक्ट अनासर है वो इस तरीके से आ जाता है कि वो आपसे बोल देता है कि सर, स्टेट द टाइम टेकन फॉर द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ। तो ये आपके पास 500 सेकेंड लगते हैं टाइम सन को अर्थ तक आने में, ठीक है? यूजिंग योर आंसर इन E1 कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है, सन फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो ये अगर लाइट की स्पीड से बात करूंगा तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। लाइट को 500 सेकेंड लगते हैं, ठीक है, तो हमारे पास लाइट की स्पीड हमें पता है 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर्स पर सेकेंड। डिस्टेंस हमारे पास नहीं पता, और लाइट को 500 सेकेंड लगे, और इसमें टू पावर नहीं लगता क्योंकि लाइट स्ट्रेट आ रही है। तो जब आप इसको भी मल्टीप्लाई करते हो, 500 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8, आपके पास अगेन वैल्यू 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 11 आती है, दैट इज इन मीटर्स। तो लाइट के टाइम और लाइट की स्पीड से डिस्टेंस निकल सकता है। और ये ऑर्बिटल स्पीड तो याद नहीं करवाई थी, ऑर्बिटल स्पीड सवाल में या तो निकलवाएगा या दी होगी, ठीक है? ऑर्बिटल स्पीड नहीं याद कराई, 30 किलोमीटर पर सेकेंड के कोई वैल्यू याद करने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है? तो ये इसी एतबार से ये कैलकुलेशन आपको जो है प्रैक्टिस करना जरूरी है, और ये ऐसे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी? मूविंग ऑन। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इधर देखिएगा सब लोग, ठीक है? इसी का नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। The light emitted by distant galaxies shows various amount of redshift. State the name of the galaxy that contains our sun. कौन सी गैलेक्सी में हम लोग हैं? That's very good. It's Milky Way. हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। What is meant by redshift and describe how it is caused? Redshift क्या है? When visible light या when electromagnetic radiation that comes from distant galaxies are moved towards the red end of the spectrum, this is known as redshift. या visible light coming from distant galaxies appears to be shifted towards the red end of the spectrum. Red end of the visible spectrum. Describe how it is caused. Because of increased wavelength. Because of increased wavelength, इसको हम लोग बोलते हैं रेड शिफ्ट। और ये क्यों कॉज होती है? जब वेव लेंथ स्ट्रेच हो जाती है। तो when visible light from the distant galaxies appears to be shifted towards the red end on the spectrum because of increased wavelength, increase of wavelength of visible light reflected, रिफ्लेक्टेड नहीं 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 नहीं, कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट। रिफ्लेक्टेड कहां से आ गया भाई? नहीं नहीं नहीं, कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज। अब्दुल्ला रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड नहीं भाई, ऐसी की कहानी नहीं है। अच्छा, an astronomer compares to the spectrum of light emitted from sun with the spectrum of light emitted from distant galaxies, P and Q। कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है? सन से ये वेवलेंथ आ रही है, पी से वेवलेंथ थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, क्यू से और ज्यादा शिफ्ट हो गई। स्टेट what figure 10.1 enables the astronomer to deduce about the galaxy P and the galaxy Q? क्या क्या बातें हमें पता चलती हैं? दे आर फार, ठीक है, बोथ आर फार अवे फ्रॉम सन, ठीक है, बोथ गैलेक्सीज आर फार अवे। और दूसरी बात, Q इज फर्दर अवे, Q इज फर्दर अवे फ्रॉम P as light
from Q is more stretched. ठीक है जी, दोनों बातें आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ क्यू, ऐसे ही दो दो चीजें मांगी थी, रीजन ऑफ योर एक्सप्लेन आंसर्स, ठीक है, आपने बता दिया कि क्यू दूर है, एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास 13 नंबर का सवाल था, अच्छा सवाल था। अच्छा जी, सनलाइट का अच्छा सवाल है, देख लेते हैं इसको। फिगर 6.1 shows a full scale diagram. So the full scale diagram showing a converging lens, the two principal focus f1 and f2. Figure 6.1 draw two rays from point O to the object to determine the position of the image, ठीक है। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट ऐसा कर दिया इन्होंने, ठीक है। अच्छा, अगेन काम वही करते हैं, सही है, अब याद रखिएगा। बच्चे बोलेंगे सर, बच्चे ना पागल हो जाते हैं ऐसे सवाल देख के। हालांकि कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो मैंने बताया था, ये एक ऑप्टिकल हमारे पास जो है, ये ज्योमेट्रिक होता है। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक होता है, लेंस इज ऑलवेज ज्योमेट्रिक। तो ये नीचे से बनाया हुआ है, अगर मैं इसको फ्लिप करके बना दूं तो मेरा जो आंसर बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट ही बनेगा। तो ये सिर्फ उन्होंने फ्लिप किया हुआ है ताकि वो आपको कंफ्यूज कर सकें, ठीक है। याद रखिएगा, ये वापसी में करा रहा हूं, ये देखें, ये हमारे पास इन्होंने सिर्फ उसको फ्लिप किया हुआ है। आपने दो लाइट रेज ही बनानी है, एक सीधी सेंटर तक आएगी, पेपर को घुमा लेना आपने, ठीक है, और फोकल से पास करेगी, ठीक है। और दूसरी लाइट रे आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से पास होती होती चली जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी कहानी आ जाएगी, ठीक है। पीछे वाले पे कौन सा समझना है, ये वाला पार्ट समझना चाह रहे हो बेटा? ताहा और कन्हैया, ये पिछले वाला, ये वाला। अच्छा, ये बेटा देखो, ये हमारे पास वेवलेंथ है, ठीक है। ये स्ट्रेच हुई हुई है, दैट इज मूव टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। इंक्रीजिंग वेवलेंथ का मतलब है अगर वी आई बी जी वाई ओ आर, तो रेड कहीं यहाँ पे। जब भी ये जो हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइंस शिफ्ट नजर आए आपको इंक्रीजिंग वेवलेंथ की तरफ, तो ये बात शो करती है, ये शिफ्ट शो करता है दैट बोथ गैलेक्सीज आर फार अवे, ठीक है। होता क्या है, जब आप अपने विजिबल स्पेक्ट्रम को देखते हो तो हमारे अर्थ पे सन की वजह से एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनता है इस तरीके का। जब इसी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को आप डिस्टेंट गैलेक्सीज और सन से कंपेयर करते हो, तो व्हाट यू एक्चुअली कंपेयर गेट टू डू इज कि जो भी हमारी उनकी जो जो गैप्स हैं वो सेम है, बट ऑल दीज वेव्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द रेड एंड, ठीक है। ये रेड एंड की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, थोड़ी सी खिंच जाती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों की जगह के बीच की जो स्पेस है दैट स्ट्रेचेस, एंड दैट गिव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट, जिसको हम लोग रेडशिफ्ट डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। और ये स्ट्रेच होता है। तो जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए कि आपके पास जो वेव्स है वो शिफ्ट हो, सारी की सारी उनका पैटर्न सेम हो, बट दे आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो आपके पास इस सिचुएशन में आप ये बात बताते हो कि ये दोनों गैलेक्सीज फार अवे हैं। और क्योंकि क्यों ज्यादा शिफ्टेड है तो वो और ज्यादा फार अवे है, ठीक है। तो ये मैंने अलोंग द लाइंस इनका आंसर दिया, ठीक है। ये शिफ्ट रेड शिफ्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस करता है, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मूविंग ऑन। अच्छा, ये आपने जो रे बना दी, लेबल द इमेज, इमेज बनानी है। अच्छा देखिए यार, ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस है, तो आपको पहले तो यार इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा साफ बनाता हूँ, ठीक है। सवाल ऑन स्केल है, मेरे आंसर्स इसके नहीं मैच करेंगे, राइट, डेफिनेटली। घंटा तुम लोगों के पास भी कौन से आंसर्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आंसर मैच इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्कशीट जो है इसमें मैंने उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है मेरे ख्याल से ना। तो ये आपके पास ये है, और ये आपके पास कुछ ऐसे आएगा। यहाँ कहीं इमेज बनेगी, ठीक है। डेफिनेटली मैंने वर्कशीट काफी इसमें स्ट्रेच हुई भी है, इसकी वजह से थोड़े से मैं, हालांकि कॉन्सेप्चुअली आप चीजों को देख लीजिएगा, आंसर्स मैच नहीं कर सकते इसके, ठीक है। अच्छा जी, इमेज की लेंथ निकालनी है, तो ये वाली लेंथ आपने इमेज की निकालनी है, ठीक है। आपने स्केल रखा, ये आपके पास जीरो पे रख देते हैं, और ये आ रही है एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इमेज की लेंथ आ रही है। ऑब्जेक्ट की लेंथ भी भैया यही निकाल के रख देता हूँ ताकि बाद में फिर वो कुछ मैग्निफिकेशन वगैरह निकाल लेगा। ये हमारे पास आ रही है 1 सेंटीमीटर एग्जैक्टली।
ठीक है जी, ये इमेज है। अच्छा, रैंक 3 डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इमेज। सर ये कौन सा केस है? ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस है। नहीं नहीं बेटा, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या हो गया है, क्या हो गया है भाई? बेटा इस तरीके की सवाल बातें तो अभी इस टाइम पे नहीं करो ना यार, मतलब इस तरीके की बातें तो नहीं करो यार। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के केस की और लाइट रेज दूर जा रही होती हैं, तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड ऑफ लेंस बनता है बेटा। बाकी सारे केसेस में ऑपोजिट साइड ऑफ लेंस बनता है रियल इमेज के लिए। वर्चुअल इमेज हमेशा सेम साइड ऑफ लेंस बनती है। जेवेरिया याद आ रही है? वर्चुअल डिमिनिश जेवेरिया बेटा याद आ रही है? जल्दी से मुझे ओके करो। ये लेंसेज के सवाल पिछले रिसेंट पेपर्स में कम आए हैं, ठीक है। लेंसेज का सवाल एक्सपेक्टेड है। रियल नहीं है, डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। और जो है डिमिनिश भी नहीं होगी, मैग्नीफाइड होगी और वर्चुअल होगी। और वे अप एज दी ऑब्जेक्ट, एक्सेलेंट, बड़ी होगी, ठीक है। मैग्नीफाइड इमेज होगी, वे अप होगी, इमेज बड़ी आएगी। मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस है। वेरी गुड। अच्छा जी, फिगर 6.2, इसमें एक कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन भी याद रखो। लीनियर मैग्निफिकेशन याद है? हाई ओवर हो है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज इज 5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1, तो 5 इसकी मैग्निफिकेशन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। सेम वे एज दी ऑब्जेक्ट नहीं होगी मेरा बच्चा। जब भी रियल इमेज होती है, रियल इमेज होती है, सॉरी रियल की बात कर, जब भी इमेज इनलार्ज या मैग्नीफाइड होती है तो वे अप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कभी आप मैग्नीफाइंग ग्लास से कोई चीज देखो तो आपको बहुत बड़ी नजर आती है कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो आपके पास वे अप एज द ऑब्जेक्ट। अच्छा, वैसे ही देख लो इस बात को कि आपके लेंसेज में जो मैग्नीफाइंग ग्लास का केस है, स्पॉटलाइट वाला केस है और जो प्रोजेक्टर वाला केस है, इन तीनों में इमेज जो है ज्यादा बड़ी आती है, ठीक है। तो इमेज वुड बी लार्जर, ठीक है। अगर ये प्रोजेक्टर वाला केस होता तो इसमें जो है आपके पास अपसाइड डाउन भी हो जाती, क्योंकि वो रियल इमेज बन रही थी, ठीक है। तो वे अप होता है जब बड़ी इमेज हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज लास्ट 3 केसेस में फिट होती है। बाकी तो आई गेस ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है। लेंसेज की क्लास को जी, लेंसेज की जो आपके नोट्स हैं उनको एक बार रिव्यू लाजमी कीजिएगा। लेंसेज का सवाल एक्सपेक्टेड है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। अच्छा, 3 rays of red light approaches the glass block on the same path as the green light। अच्छा जी, VIBGYOR। सर ग्रीन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब ग्रीन की बेंडिंग भी ज्यादा होती। बोल रहा है सेम जो पाथ है रेड लाइट्स का भी है, इसी तरीके से रेड लाइट भी आई, ठीक है। अब रेड लाइट्स के साथ आपने उसका पाथ कंटिन्यू करना है, ठीक है, इन तीनों लाइट रेस में। मुझे तो सवाल यही समझ आया। 3 rays of red light approach the glass block on the same path as the green light। ड्रॉ द पाथ ऑफ द रेड लाइट। जो सीधी आई है बेटा वो तो सीधी सीधी जाएगी, कभी भी बेंड नहीं होती, ठीक है, स्ट्रेट जाती है। रेड की अलबत्ता बेंडिंग थोड़ी कम होगी, तो आपने इसको जो है थोड़ी कम बेंडिंग जो है बनानी है, ठीक है। बेंडिंग थोड़ी सी रेड लाइट की कम होगी, ठीक है, तो रेज थोड़ी ऊपर बनेंगी। इसकी भी बेंडिंग थोड़ी रेड लाइट की कम होगी। बेंड रेड लाइट सबसे कम बेंड करती है, जितनी टुवर्ड्स द वॉयलेट होगी उतनी ज्यादा बेंड करेगी। रेड लाइट हमेशा कम बेंड करती है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, सही है। अच्छा, मिलाना एक ही पॉइंट पे, क्योंकि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उसका मीटिंग पॉइंट कोई ना कोई निकलेगा, ठीक है, सेंटर लाइंड होगा, मीटिंग पॉइंट निकलेगा। स्ट्रेच कर देना, जिस तरीके से उन्होंने बनाई है उस तरीके से ही बनाएगा, ठीक है। बट थोड़ा सा आगे जाके वो मीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी बेंडिंग कम है। तो ये आपके पास इसका जो है परफेक्ट सा आंसर हो जाएगा। 2 मार्क्स का था, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट चेक करा था। एक को आपको ये बताओ कि रेड की बेंडिंग कम होगी, ज्यादा नहीं, कम होगी, ठीक है, तो वो ते आगे जाके लाइट रेज मीट करेंगी, ठीक है। ये आपके पास हो गया लाइट का सवाल। अच्छा जी सर, एक क्वेश्चन और है इसका जो कि मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग है। ये तो है ही है, इसके साथ ये है, ठीक है सर, ये देखिएगा। स्टेट द नेम ऑफ द फोर्स दैट कीप्स द अर्थ इन ऑर्बिट, ठीक है। दोबारा मैं करता हूँ जब 2 मिनट रुको, ठीक है, स्टेट पहले कंप्लीट कर लें, ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ द फोर्स दैट कीप्स द अर्थ इन ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है। ऐसी कौन सी ग्रेविटेशनल फोर्स है? वेरी गुड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी गुड।
State how many days it takes the Earth to complete one orbit around the Sun. तो that's gonna be 365 days. ठीक है, gravitation attraction of our Sun. ठीक है. Explain why the Sun appears to move across the sky each day. सर ऐसा क्यों लगता है? Why the sun appears to move across the sky each day? क्यों सर ऐसा लगता है कि sun appears to move across the sky each day? ये तो मैं भी एक बार देख लेता हूँ कि क्या है इसका आंसर एग्जैक्टली। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स। ठीक है, सही है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अर्थ, वेरी गुड बेटा, अर्थ रोटेट्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट आजिक। सो अर्थ रोटेट्स, एज अर्थ रोटेट्स, क्योंकि अर्थ घूम रही है तो डेफिनेटली हमें सन मूव होता हुआ नजर आ रहा है। सही है, शाबाश। अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस एवरी 24 आवर्स। ठीक है, तो एवरी 24 आवर्स का भी एक मार्क था। ठीक है, तो ये आपके पास बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग। ठीक है, अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, अर्थ इज रोटेटिंग, मूविंग अक्रॉस इन 24 आवर्स, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेलेंट यार। कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इन आवर सोलर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लैनेट, माइनर प्लैनेट्स एंड डैश ऑर्बिट अराउंड द सन। प्लैनेट्स, माइनर और प्लैनेट्स, और एक और चीज है इसमें, अर्थ प्लेनेट। बेटा हमारी दुनिया में बेटा नहीं, मैं तो, बेटा जब ये ना अर्थ प्लेनेट में आई थी पहली बात, और मून अर्थ को रिवॉल्व करता है, सन को कब करता है? एस्ट्रॉइड्स, वेरी गुड, एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स लिखेंगे। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स एंड, ठीक, कॉमेट्स लिख सकते हो, एस्ट्रॉइड्स आर परफेक्ट, एस्ट्रॉइड्स आर बेटर आंसर। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रॉइड बहुत ज्यादा तादाद में है और कंपैरेटिवली एस्ट्रॉइड पूरी अपनी एस्ट्रॉइड बेल्ट पे है, दे आर बेटर आंसर। ठीक है, कॉमेट्स भी डेफिनेटली रिवॉल्व अराउंड द सन, बट येट अगेन एस्ट्रॉइड्स आर मच बेटर आंसर। ठीक है, असल में कॉमेट जो है ना वो आउटर स्पेस से घूमता हुआ भी आता है। सैटेलाइट प्लेनेट को ऑर्बिट करते हैं बच्चे, नूर, सैटेलाइट प्लेनेट्स को ऑर्बिट करते हैं। हमारे जो सैटेलाइट्स हैं दे ऑर्बिट अराउंड द प्लेनेट। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। जितने भी सैटेलाइट्स हैं आपके, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या एनीथिंग एल्स, दे आर बेसिकली ऑर्बिटिंग द अर्थ। तो सैटेलाइट्स का डेफिनेशन ही ये है, थिंग्स दैट बेसिकली ऑर्बिट्स द अर्थ। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट प्लैनेट। अच्छा ठीक है, अगले का आंसर बता रही थी, सही है, सही है, सही है, सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स एंड मून्स, मून ज्यादा करेक्ट आंसर इसमें, वैसे मून्स बेटर आंसर है, क्योंकि सैटेलाइट्स जो है वो सिर्फ अर्थ में ही हम लोगों ने फेंके हैं, तो मून्स आर मच बेटर आंसर। ठीक है, मून इज, मून्स कर देना, क्योंकि देयर आर प्लैनेट्स जिनके एक साथ मून्स भी हैं। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। कंपेयर्स द स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द फोर इनर प्लैनेट्स विद दोज ऑफ द फोर planets of our solar system. Compare the structure and the size of the four inner planets with those of the four outer planets. ठीक है, inner planets, excellent। ठीक है, outer planets are larger and gaseous। ठीक है, and gaseous, excellent बेटा, gaseous planets हैं। ठीक है, और ये हमारे पास स्मॉलर है कंपेयर टू दैट, और रॉकी हैं, स्मॉलर एंड रॉकी। ठीक है, हॉट हैं। ठीक है, हॉट हैं। ठीक है, डेफिनेटली इनकी जो है रॉकी हैं। और हमारे पास जो है, मैं करा देता हूँ, और ये हमारे पास डेफिनेटली कोल्डर हैं कंपेयर टू इनर प्लैनेट्स। ठीक है, लेस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या यू राइट। अच्छा सर, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, स्टेट द नेम ऑफ द टू मेन एलिमेंट्स फाउंड इन द सन। दो चीजें सन में पाई जाती है मैक्सिमम, एक से दूसरी बनती है, एक होती है, एक से दूसरी फ्यूज हो जाती है। तो कौन कौन सी दो चीजें सन में पाई जाती हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन के आइसोटोप एक ही एलिमेंट काउंट होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के एलिमेंट सेम है ना, कोई भी होगा, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम, दीज आर द टू थिंग्स दैट आर फॉर्म फाउंड इन द सन। अच्छा, sun is sun is one of many billions of stars that make up our galaxy. Complete the following sentences about our galaxy. Our galaxy is named the Milky Way. ये पूछ चुका हूं। The distance of Mars from the sun is 2.4 times 10 to the power of 11 meters. सन और मार्स का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 2.4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 11 है।
द स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन, कैलकुलेट द टाइम फॉर लाइट फॉर द सन टू रीच द मार्स। अच्छा जी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे लग रहा था। स्पीड भी सवाल में बता दी है, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है, टाइम भी हमें निकालना है, टाइम निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। टाइम निकालना है, डिस्टेंस हमारे पास है 2.4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 11। टाइम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2.4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8। तो आपके पास बकौल खिजर के आंसर 800 आ रहा है, मैं फिर भी खुद निकाल लेता हूँ, ठीक है। 800 सेकेंड्स, एक्सेलेंट, ठीक है। ये भी कोई कांस्टेंट नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटरी बेसिस पे आ सकता है। 500 सेकेंड सिर्फ अर्थ वाली बात जो है वो याद करना मेरे ख्याल से जरूरी है, ठीक है। अच्छा जी, एक पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो ये देख लेते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, फिगर 9.1 shows द पार्ट मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर जो है पढ़ा था। इसका सवाल ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। The fuel rod contains uranium-235, which can undergo nuclear fission. Describe the process of nuclear fission that occurs in the fuel rod. Your description should include the roles of neutron in the process. बेटा डिस्टेंस ओवर टाइम है, मल्टीप्लाई कैसे होगा बेटा? स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, वी इधर आके डिवाइड होगी। अच्छा, फ्यूल रॉड contains uranium-235 which can undergo fission. Your description should include the role of neutrons in the process. एक तो प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो जब भी हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई ब्रेक होता है, स्मॉलर न्यूक्लियाई में रिलीजेस एनर्जी, दैट्स फिजन। न्यूट्रॉन का क्या प्रोसेस है? आप बम्बार्ड करते हो, हिट द न्यूट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस ऑफ द अनस्टेबल एटम, इट ब्रेक्स डाउन रिलीजिंग मोर न्यूट्रॉन्स एंड एनर्जी, ठीक है। ठीक है, नहीं बेटा ये नहीं पूछ रहा सवाल में, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन सबसे पहले पूछ रहा है। व्हेन लार्ज अनस्टेबल न्यूक्लियर broken down into smaller, more stable nuclei, neutrons are accelerated and hit to the core or nucleus of unstable atom that causing that causes them to break, and few more neutrons are also produced. मैंने बहुत ज्यादा इसमें डिटेल लिख दी है, ठीक है। परफेक्ट आंसर है कि भाई मैंने पूरी बात कर दी कि एक के पास न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, उसके बाद जो है हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि वो टूटता है। तो आपके पास एक तो न्यूट्रॉन हिट करेगा, ठीक है, लार्ज स्टेबल न्यूक्लियर टूटेंगे और साथ न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होंगे, तो रोल ऑफ न्यूट्रॉन भी स्टेट कर दी। चेन रिएक्शन वाली बात उसने की नहीं थी, तो मैंने इसलिए जो है बात नहीं की। हाँ, जो आप बात बता रहे हो अलबत्ता वो सारी लिखी हुई है यहाँ पे, मुझे भी पता है, बट ये है कि आप ही उसने ये बात नहीं मांगी थी, ठीक है। आगे आप बात है, explain what happens as the control rod is move out of the reactor core. फिजन, जब कंट्रोल रॉड को बाहर निकाल दूंगा तो अगेन चेन रिएक्शन है, ठीक है। मोर न्यूट्रॉन्स विल बी अब्सॉर्ब्ड, कॉजिंग अ चेन रिएक्शन, ठीक है। इसकी वजह से चेन रिएक्शन होगा। क्या होता है बेसिकली, जब मैं यूरेनियम को हिट करता हूं तो आपके पास क्योंकि न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, तो दीज न्यूट्रॉन्स
ये कंट्रोल रॉड जो बीच में है, ये वाली कंट्रोल रॉड्स, ये उन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं ताकि वो अगली फ्यूल रॉड को हिट ना करें। बट अगर मैं कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकाल दूंगा तो ये न्यूट्रॉन जाके आगे बार बार हिट करेंगे एंड इट वुड कंटिन्यू अंटिल द होल पावर स्टेशन गोज अवे, बिकम्स अ हिस्ट्री। सो इसलिए कंट्रोल रॉड्स का पर्पस जो होता है, हाँ बिल्कुल बेटा, जरूरी है, जरूरी, बिल्कुल जरूरी है, सब जरूरी है। The nuclear reactor releases energy at a steady rate. By referring to neutrons, describe what happens to achieve a steady rate. क्या करते हैं हम लोग स्टडी रेट तक अचीव कराने के लिए? We make sure that one neutron is absorbed per unit time. We make sure that one neutron is absorbed per unit time to keep reaction in control. तो along these lines इसका आंसर लिख लीजिएगा, एक नंबर का है। मेरे ख्याल से ये बैट बहुत कंप्लीट है, ठीक है। अब मैं जिससे पूछता हूँ, सब लोगों से पूछता हूँ, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या था? मॉडरेटर इज बेसिकली अराउंड दी फ्यूल रोड्स, ठीक है। मॉडरेटर का क्या पर्पस होता है गाइस? मैंने पढ़ाया था सबको, मॉडरेटर का पर्पस बताइएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉडरेटर? क्या पर्पस है मॉडरेटर का? नहीं, कंट्रोल नहीं करता रिएक्शन को, ठीक है। ठीक है, आज एक स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन की स्पीड। क्यों स्लो डाउन करता है? पर्पस क्या है? स्लो डाउन द स्पीड ऑफ मॉडरेटर। क्यों 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 स्टोर्स? नहीं 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 नहीं, दैट्स सो रॉन्ग। Slows down speed of reaction या slows down the speed of neutron in order for them to be absorbed, like उसको absorb करवाना पर्पस है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं नहीं नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल के लिए फ्यूल वो है कंट्रोल ऑर्डर, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखो, अब यार ये न्यूट्रॉन ना बहुत हाई स्पीड होता है, ठीक है, तो सुन लेना यार। अभी अगले न्यूट्रॉन, अगर मैं ऐसे ही न्यूट्रॉन को दो ग्रेफाइट रॉड के बीच में ऐसे उड़ाता रहूंगा ना तो कोई फायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि वो न्यूट्रॉन आके एब्जॉर्ब भी हो। तो मॉडरेटर उसकी स्पीड को इतनी इतनी इस पे लेके आता है कि उसकी एब्जॉर्प्शन जो है बहुत, अब देखो फिजन रिएक्शन का निकला हुआ न्यूट्रॉन है, इतना हाई स्पीड है कि वो गुजर जाएगा। मॉडरेटर उसकी स्पीड को इतनी कम करता है कि नेक्स्ट फील्ड रॉड उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। याद रखना इस बात को, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मॉडरेटर का पर्पस, हाँ, दे स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन एंड इंक्रीज देयर चांसेस टू बी एब्जॉर्ब बाय द फ्यूल रॉड, ठीक है। याद रखना, दे स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन एंड इंक्रीज देयर चांसेस टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द फ्यूल रॉड, ये मॉडरेटर का पर्पस है। यहां हमारे पास पर्पस ऑफ मॉडरेटर फिलफिल होता है कि भाई इनका काम क्या है कि स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को जो है कम करे ताकि ये ज्यादा एब्जॉर्ब होने के इसके चांसेस बढ़ जाएं। यहाँ पे मॉडरेटर का पर्पस सर्व हो जाता है, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा जी सर, कुछ सवालात रहते हैं हमारे पास, ठीक है। एक आध लेंसेज का देखते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ आइस वगैरह कर लेना, ठीक है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इस लेंसेज के सवाल को देखते हैं, ठीक है। फिगर 6.1 shows a converging lens and its principal axis. The points f1 and f2 are each principal focus of the lens, ठीक है। An object O is placed between f1 and the lens, ठीक है। On figure 6.1, draw the two rays from the top of the object to locate the image, ठीक है जी। आपने दो रेज बनानी, एक स्ट्रेट जाती है, सबको अब तक ये बात पता होना चाहिए, एक स्ट्रेट जाएगी हेड ऑफ द, और एक सेंटर से गुजरेगी अनडेविएटेड। एक स्ट्रेट जाएगी फोकस से, अच्छा जी। और अल्लाह भला करे इसकी इमेज बन जाएगी, डॉटेड से बनती है इमेज, ठीक है। बैक साइड पे आप इसकी इमेज फॉर्म कर लेंगे, यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ज्यादातर केस नंबर 6 ही पूछ रहा है रिसेंटली भी ना, लास्ट ईयर तो नहीं पूछा, बट ये केस 6 केस ही पूछ रहा है, ठीक है। भाई कोई भरोसा नहीं है केस बना आ जाए इस बार यार, कोई भरोसा नहीं है, तो कुछ भी आ सकता है। जब क्लाउड चेंबर आ जाता है ना जैसे ही, तो कुछ भी आ जाता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब पढ़ के जाना है, ठीक है। ऑन फिगर 6.1 ड्रॉ टू रेज, ठीक है, हो गया, इमेज आ गई, ठीक है। इमेज, ठीक है।
द ऑब्जेक्ट ओ इज मूव्ड टू द लेफ्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, लेफ्ट पे मूव कर रहा हूँ, ठीक है, सो द फर्दर अवे ऑफ द लेंस, ठीक है, ऑन फिगर 6.1 ड्रॉ द न्यू अरेंजमेंट, ठीक है, अंडरलाइन थ्री ऑफ द टर्म्स बिलो टू डिस्क्राइब द इमेज शोन इन फिगर 6.2। अच्छा बेटा, ये एफ और हमारे पास अगर मैं पहले तो मैं इसकी रेस ड्रॉ करूंगा अपनी आसानी के लिए, ठीक है, ये हमारे पास इमेज फॉर्म हो रही है, ये एफ है, ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसके बैलेंस के लिए, ठीक है, डायग्राम न्यू अरेंजमेंट सही है, मैं देख लेता हूँ सही है अपनी आसानी के लिए। यहाँ हमारे पास सेंटर से फोकस है 4 सेंटीमीटर पे, और ये 8 सेंटीमीटर के बियॉन्ड बन रही है, ठीक है, ये 48 के बियॉन्ड बन रही है, ठीक है, तो ये आपके पास प्रोजेक्टर वाला केस इसमें जो है फिट हो रहा है, ठीक है, इमेज बियॉन्ड 2F है, ठीक है, ये 2F के बियॉन्ड है, और यहाँ पे F और 2F के बीच में है, ठीक है, तो ये बेसिकली केस नंबर ये है, ठीक है, हमारे प्रोजेक्टर वाला केस है, इमेज बियॉन्ड 2F बन रही है, और ऑब्जेक्ट जो है F और 2F के बीच में प्लेस हुआ हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास रियल इमेज इन्वर्टेड इनलार्ज बनेगी, ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, ठीक है, इनलार्ज होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, ठीक है, तो ये आपके पास सीधा सीधा जो है प्रोजेक्टर वाला केस है। अच्छा, मुझे भी एफ और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों 2F पे लग रही थी, बट ऐसा नहीं है, उसने 2F नहीं दिया हुआ, थोड़ा अपना जहन इस्तेमाल करके देख लीजिएगा उसको कि यार आप समझ पाए कौन सा केस है, फिर डेफिनेटली उसकी सर्कलिंग करनी आसान हो जाती है। देखो, लाइट रेज मीट कर रही है तो इमेज रियल होगी, हर रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, तो ये एक नंबर तो आता ही आता। इनलार्ज्ड में थोड़ा सा इशू होता है कि, और सेम साइज में, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या जो है फैक्टर बन रहा था, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी। अब वही अगेन क्वेश्चन है, ब्लू लाइट एंटर्स द प्रिज्म अलोंग द सेम पाथ एज येलो लाइट, ठीक है, ये येलो लाइट का पास बात है VIBGYOR, येलो और ब्लू में ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ब्लू की बेंडिंग ज्यादा होगी, ठीक है, तो ब्लू आप, हालांकि इनिशियल पाथ सेम बनता है, ठीक है, और ब्लू की बेंडिंग थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, तो ये आपके पास ब्लू का पाथ हो जाएगा। देख लेना, अगर ग्रीन ब्लू हो, कुछ भी कंपैरिजन हो, तो याद रखना ये बना लिया करो VIBGYOR। हाँ, ब्लू ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी क्योंकि येलो के नीचे आती है, ठीक है, तो VIBGYOR में। नहीं नहीं भाई, क्या हो गया? अहमद भाई, कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप यार, आपका दिमाग में खराब हो गया क्या? ये साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 होती है, ठीक है, टिपिकल वैल्यू, ऐसे जिसमें कुछ नहीं है, ठीक है, कंबाइंड रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, ठीक है, आई वुड टेक 5-7 मिनट्स ऑफ योर टाइम, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है, एक दो सवाल और देखेंगे बेसिक बेसिक से, ठीक है, एक किसका देख लेते हैं और एक इलेक्ट्रिसिटी का देख लेते हैं, ठीक है, बाकी तो ऐसा। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ द CMBR, ये अच्छा CMBR आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये प्लीज काट दीजिएगा, CMBR नहीं है आप लोगों के सिलेबस में, ये IGCSE के हैं, ठीक है, तो CMBR अपने पास कट कर लेना, पेज 15 पे आई गेस होगा, CMBR नहीं है उसको, प्लीज परेशान नहीं होना, ठीक है, बाकी कर लोगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये कर रहे थे कंबाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जेड, तो ये दोनों सीरीज में, एंड देन दिस इज इन पैरेलल, तो 8+4 और 6, ठीक है, और देन इट्स का इन्वर्स करना है आप लोगों ने, ठीक है, तो 1/12 एंड देन 1/6, एंड देन यू रिक्वायर टू इन्वर्स दैट, तो आपके पास 1/4 का इन्वर्स, एंड दैट वुड बी 4 ohms, ठीक है, ये दोनों सीरीज में 8 और 4 की रेजिस्टेंस 12 आ गई, ये 6 आ गई, तो रेसिप्रोकेट सम होता है, और देन उसका इन्वर्स होता है, ठीक है, तो देन इट वुड बी 1/12 प्लस 1/6, एंड देन यू इन्वर्स दैट, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं बेटा, सिलेबस में नहीं है हाजिक, मार्क्स स्कीम में है, ये आपका IGCSE का पेपर है, CMBR क्या पढ़ोगे, मैंने पढ़ाई नहीं है, सिलेबस में नहीं है मार्क्स CMBR, ठीक है, डोंट वरी, मैं बोल रहा हूँ ना, CMBR IGCSE के सिलेबस में, अबल्स लॉ के साथ साथ, ठीक है, CMBR जो IGCSE वाला कोई है तो वो अलग बात है। ओ लेवल्स में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ओ लेवल्स का सिलेबस आपका जो एंड हो जाता है स्पेस का, वो मिल्की वे गैलेक्सी और बिग बैंग पे जाता है, ठीक है, और
मेरे ख्याल से 2022 का सिलेबस। और इधर जाके आप जब इधर देखते हो तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसके बाद जब सुपरनोवा हो गया, ठीक है, मिल्की वे वगैरह हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, CMBR है, ठीक है। और ये फिर इसमें हबल कांस्टेंट वगैरह ये सब चीज़ें आप लोग नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तो ये आप लोगों पे बिल्कुल भी जो है ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ इसको जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब्दुल्ला क्या बेटा क्या चाह रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, कौन सी चीज़ चाह रहे हो? ये क्वेश्चन है आपको इस तरीके से, समझा नहीं, आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 8 ओम रजिस्टर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, अच्छा जी। देखो पहले तो यार ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इस ब्रांच को भी 24 वोल्ट्स मिलेगा, इस ब्रांच को भी 24 वोल्ट्स मिलेगा, ठीक है। तो 24 वोल्ट्स पूरी ब्रांच को मिलेगा, इसमें 8 और 4 दोनों में डिवाइड होगा, ठीक है। तो 24 वोल्ट है टोटल रेजिस्टेंस के लिए, दैट इज गोइंग टू बी 12 ओम्स। और एक्स वोल्ट होगा 8 ओम्स के लिए, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 24 डिवाइडेड बाई 12, आपकी वैल्यू आ जाएगी 16। तो ये आपके पास 16 वोल्ट इसका जो है। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। लास्ट क्लास के अंदर बच्चे पूछ रहे हो जो अब जो लास्ट क्लास में कोई सवाल था, जो हम लोगों ने थर्मल वाला क्वेश्चन किया था, वो वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हो? ये वाला फिर से देख लो, ये वापसी बता दो। अच्छा बेटे देखो, याद रखो कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। अब हमारे पास यहाँ पे भी 24 वोल्ट्स आएगा, यहाँ पे भी 24 वोल्ट्स आएगा। अब इन दोनों के अंदर ये 24 वोल्ट्स डिवाइड होगा, ठीक है। 24 वोल्ट्स जो वोल्टेज है दैट इज बेसिकली फॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम्स, ठीक है। आपके पास मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो वो मुझे कितने अक्रॉस चाहिए? 8 ओम्स के अक्रॉस चाहिए। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 8 × 24 ओवर 12 वुड गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्स वोल्ट्स। तो 8 × 24 ओवर 12 करके मैंने जो है इसमें 16 वोल्ट्स वैल्यू निकाल दी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, अच्छा सर, इसमें बेटा कौन सा इवेंचुअली द पिस्टन, ये इवेंचुअली द पिस्टन स्टॉप्स मूविंग वाली बात कर रहे थे, ये जो क्वेश्चन थे। द गैस इन द सिलेंडर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, द पिस्टन इज रिलीज एंड मूव टू द राइट। बेटा इसका वही आंसर है जो पिस्टन स्टॉप्स मूविंग का, कि इनवर्ड प्रेशर जो इसका है, दैट इनवर्ड प्रेशर इसका जो होगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल, जो इनवर्ड प्रेशर एग्जैक्ट वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वो नहीं है, लिमिट वाली बात नहीं है, तो वो इनवर्ट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तभी वो बैलेंस हो जाएगी। हमने ये बात डिस्कस करी थी क्लास में, कर ली थी ये, याद आ रही है थोड़ी थोड़ी? इनवर्ट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो इनवर्ट प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है, हाँ ये डिस्कस कर ली थी हम लोगों ने, ठीक है, मेरे ख्याल से आपके जहन में नहीं होगी, सही है। अच्छा जी, देखो बेटा इसके अंदर फिर एक आध दो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए। देर आर 3 मोर वर्कशीट्स। ये जो थर्मल वाली जो आप लोग अभी देख रहे हो, ये इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। ये थर्मल और इसमें कुछ प्रेशर के क्वेश्चंस हैं, ये इंशाल्लाह हम लोग कल, बाकी जिन्होंने नहीं की थी वो कल हम लोग क्लास में करेंगे ये होपफुली, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एल्यूमिनियम की निकालने का सवाल भी आ सकता है, थर्मल को रिवाइज करके कल इंशाल्लाह हम लोग थर्मल के क्वेश्चंस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। मैं ये लाइंस और दीगर बच्चों से बात कर रहा हूँ जो जो भी नहीं थे, ये विषय मैंने उधर ही कराई है, वर्ज में कराई है, ठीक है। तो ये मैं इंशाल्लाह, ये कल इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को कराता हूँ, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन। और होपफुली फिर इंशाल्लाह जो है इसको भी उसके बाद फिर वो करते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। कल नहीं है, ये मैं लाइंस वालों से बात कर रहा हूँ, तुम लोगों की तो हो गई ना, कल तो क्लास नहीं है, कल इंशाल्लाह हो सकता है मैं ऑनलाइन में कल कोई क्लास रख लूंगा, ठीक है, मैं रात को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मैं रात को अपडेट कर दूंगा, हो सकता है कुछ सवाल अगर हो